हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KMS एडू पॉइंट पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी। आज जो MP असिस्टेंट प्रोफेसर MPAP 2022 का जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसको आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। जो उसके 50 क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको आज कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, इससे पहले जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है आपको हिस्ट्री के जो पेपर हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट दिलाएगी, है ना। तो बिना टाइम ख़राब किए हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या है, आपको एक आईना दिखाता है कि किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए और कहाँ पर किस टॉपिक को अपन को ज़्यादा रिवाइज करना है। तो उसी उद्देश्य से इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 101, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 तक पहले जो सीरीज हुई है उसमें मैंने कंप्लीट कर दी है। आज 101 नंबर से देख रहे हैं। तो किस भाषा में प्राचीन संगम साहित्य लिखा गया है? तो जो संगम साहित्य में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, आपको पता है कि ये दक्षिण भारत का जो राजवंश है, पांड्य, चोल और चेर, तो ये तीनों राजवंशों के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, तीनों राजवंशों के जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो तमिल भाषा में लिखे गए हैं, इसलिए इनको तमिल ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये जो उसकी भाषा है वो तमिल भाषा, इसका ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसमें जो सभाएं हुई, संगम का मतलब होता है सभाएं, इनमें 3 सभाएं हुई हैं। फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम। तो ये कहाँ हुआ है? ये मदुरै में हुआ है। दूसरा कपाटपुरम में हुआ है और तीसरा उत्तरी मदुरै में हुआ है। ठीक है। इसमें जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सारे तमिल भाषा में लिखे गए, इसलिए संगम साहित्य को तमिल साहित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है कि उत्तर भारत में नागर शैली स्थापत्य का विकास हुआ है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपको पता है कि ये दक्षिण भारत है। उत्तर भारत की बात करें तो ये नर्मदा नदी के ऊपर का जो एरिया है वो उत्तर भारत कहलाता है और दक्षिण का एरिया वो दक्षिण भारत कहलाता है। तो इसमें जो ऊपर का जो जितना भी स्ट्रक्चर हुआ है मंदिर वगैरह का, वो पूरा क्या है, नागर शैली में हुआ है। और नीचे जितना भी स्ट्रक्चर हुआ है देखने को मिलता है वो द्रविड़ शैली का देखने को मिलता है। ठीक है, द्रविड़ शैली का देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि एक मंदिर इधर भी है, जैसे ग्वालियर का तेली मंदिर है, वो द्रविड़ शैली की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है। तो इसमें जो और जी अगर दोनों की इधर वाले एरिया में देखें, बीच वाले एरिया में, तो इधर भी एक शैली मिलती है जो नागर और द्रविड़ शैली का मिक्स रूप मिलता है उसको। ठीक है। तो जो नागर शैली के जो मंदिर हैं वो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे और ये 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में बनवाए गए थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? B नंबर इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 103, वृद्ध संहिता की रचना किसके द्वारा की गई है? तो वृद्ध संहिता की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? बारहमिहिर के द्वारा वृद्ध संहिता की रचना की गई है। आर्यभट्ट की रचना कौन सी है? आर्यभट्ट की रचना आर्यभट्टियम है। और ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मा सिद्धांत से संबंधित है। ये ब्रह्मा सिद्धांत से संबंधित है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन का जो फेमस ग्रंथ है वो माध्यमिक सूत्र है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? B इसका राइट आंसर होगा, B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 पे अग्निवेदी के परिमाण और रचना की चर्चा किस सूत्र में की गई है?
तो अग्निवेदी के जो परिमाण मिलते हैं वो किसके सूत्र में मिलते हैं? ए नंबर 16 सूत्र में मिलते हैं। इसके अलावा इसमें बेसिकली डायरेक्ट अग्निवेदी का प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन यज्ञ वेदी के तौर पर यज्ञ वेदी का निर्माण मिलता है। तो यज्ञ वेदी में जो आहुति होती है वो अग्नि से होती है, तो इस कारण इसको अग्नि का प्रमाण यहाँ से माना गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें नाप तोल के भी जिक्र मिलता है, नाप तोल वगैरह का। इसमें ज्यामितीय मैथ का जो ज्यामितीय चैप्टर है उसके बारे में जानकारी मिलती है। धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र में अगर धर्मसूत्र की बात करें तो धर्मसूत्र में धार्मिक चीज़ों से जैसे सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे वर्ण व्यवस्था आदि वगैरह हो गई। क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो इसमें गृहस्थ जीवन से संबंधित, ये गृहस्थ जीवन से संबंधित है। इसमें उपनयन संस्कार नामकरण वगैरह की जानकारी मिलती है। ठीक है, कल्पसूत्र वैदिक कर्मकांडों से संबंधित है, वैदिक कर्मकांडों से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 105, किस शासक के काल में बौद्ध धर्म की एक नवीन शाखा महायान नाम से अस्तित्व में आई? तो ये बौद्ध धर्म की एक शाखा थी और ये किसके काल में आई? ये कनिष्क के काल में अस्तित्व में आई थी। कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। दो भागों में डिवाइड हो गया, तो एक शाखा जो कहलाई वो महायान कहलाई और एक शाखा कौन कहलाई? हीनयान कहलाई। हीनयान ये बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजना चाहते थे। ये बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए इनका डिवाइडेशन हो गया। और जो नई शाखा कनिष्क जो बेसिकली था वो प्रमोट करने वाला था, वो महायान शाखा को प्रमोट करने वाला था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें तो गुप्त युग का वर्णन करने के लिए इतिहासकारों द्वारा निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का युग, ये राइट आंसर है, क्योंकि इस गुप्त काल में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ और बहुत ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे इसमें जो दशावतार मंदिर है झांसी का दशावतार मंदिर बहुत चला गुप्त काल का एक अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, दूसरा साम्राज्य इसको साम्राज्य युग नहीं कह सकते। ठीक है, स्वर्ण युग था, ये क्लासिक युग भी कहा जाता है इसको। तो इसमें जो आंसर है वो नहीं पूछा है कि ऐसा कौन सा नहीं था, तो इसका बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसको साम्राज्य का युग गुप्त काल को नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कथित तौर पर समुद्रगुप्त की मृत्यु की घटनाओं से संबंधित है और रामगुप्त को समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसमें डायरेक्ट ये पूछ रहा है कि रामगुप्त की जानकारी मिलती है वो किस ग्रंथ के द्वारा मिलती है? तो रामगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा मिलती है। और किसके द्वारा लिखा गया है? विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। इसमें एक कहानी वर्णित है कि एक शासक जब समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी रामगुप्त को बनाया था, लेकिन चूंकि रामगुप्त एक निर्मल और कमजोर शासक था, तो इस वजह से शक शासक ने इसकी पत्नी और राज्य पर गलत नीयत डाली और इस वजह तो शक शासक ने इससे पत्नी की मांग की, तो ये तैयार भी हो गया। इस वजह से इसका जो छोटा भाई था, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, वो इस बात से नाराज हो गया और उसने रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया और शक शासक को भी हरा दिया। ठीक है, मार दिया था यहाँ पे। तो ये जो कहानी मिलती है वो कहाँ मिलती है? देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। तो इसलिए इसका आंसर ए नंबर इसका सही होगा। मालवा अग्निमित्रम की बात करें तो ये कालिदास की एक कृति है, कालिदास का एक नाटक है। मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया है।
शूद्रक के द्वारा लिखा गया। इसमें पहली बार आम जनता को मुख्य किरदार में दिखाया गया है। इसमें चारुदत्त की कहानी है, ठीक है। मुद्रा राक्षस भी सी विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का कहानी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 108 पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य नहीं था? तो ये नहीं पूछ रहा है कौन सा इसमें सत्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम से खतरा था। ये सही बात है, क्योंकि इस समय लगातार उड़ों के आक्रमण हो रहे थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है। दूसरा, ये बात तो सही है, पश्चिमी गंगा मैदान के समृद्ध कृषि क्षेत्र में स्थित है। तो गंगा मैदान के समृद्ध कृषि क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही ऑप्शन है, ठीक है। यह पश्चिमी भारत से सीधा जुड़ता है। तो कन्नौज पश्चिमी भारत से सीधा नहीं जुड़ता, क्योंकि कन्नौज की आप लोकेशन देखोगे तो कन्नौज यहाँ पे है, ठीक है, यूपी में, और ये पश्चिम भारत ये वाला है पूरा। थानेश्वर, बल्कि थानेश्वर की लोकेशन देखें तो ये पश्चिम भारत से जुड़ता है, लेकिन कन्नौज पश्चिम भारत से नहीं जुड़ता, ये पूर्व भारत से जुड़ता है। वैसे तो ये बीच में है, हालांकि तो लेकिन मानेंगे तो पूर्व भारत में ही मानेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्राकृतिक संपदा की उपलब्धता थी, तो ये सही है, बिल्कुल थी, क्योंकि यहाँ से गंगा मैदान, कन्नौज के पीछे आगे चल के संघर्ष भी होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, तो ये काफ़ी धनी प्रदेश था कन्नौज। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 में सूची ए को सूची बी से मिलान करें। तो इसमें कालिदास के द्वारा कौन सी कृति लिखी गई है? फेमस है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसमें ही शकुंतला के जो बेटे होते हैं वही उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है, ऐसी कहानी मिलती है इसमें। भारवी के द्वारा क्या लिखा गया? क्रातार्जुन। ये इसमें भगवान शंकर और अर्जुन का संवाद दिया गया, वार्तालाप दिया गया है, जब भगवान शंकर क्रात का रूप लेके अर्जुन के पास आते हैं। तो इनकी कृति है माघ की भट्टिकाएँ बताई गई है इसमें, और भवभूति की मालती माधव है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए का 4 इसमें भी है। 12 2 का 3, ये क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ललितादित्य किस राजवंश से संबंधित था? तो ये ललितादित्य कश्मीर का राजवंश था, ललितादित्य कश्मीर का राजा था और एक कारकोट वंश से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि चोल ये दक्षिण भारत का राजवंश है, उत्पल और ये लोहार भी कश्मीर के राजवंश है, लेकिन कारकोट ललितादित्य से संबंधित कारकोट वंश से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 738, किस ईस्वी में किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया था? तो अरबों को पराजित करने वाला कौन शासक था? नागभट्ट प्रथम अरबों को पराजित करने वाला शासक था। इससे अरबों का नाशक भी उपाधि है इसकी, अरबों का नाशक भी इसीलिए कहा गया है इनको, अरबों का नाशक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1532 में हुमायूं ने दोहरा के युद्ध में किसको पराजित किया था? तो दोहरा के युद्ध में हुमायूं ने किसको पराजित किया? दोहरा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने एक संधि के तहत 23 किले मुगलों को दिए थे? तो 23 किले जो मुगलों को दिए थे किस संधि के तहत? तो ये पुरंदर की संधि हुई थी, पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी। शिवाजी राजा जयसिंह। इसमें शिवाजी ने 12 किले अपने पास रखे थे और बाकी के 23 किले
मुगलों को दे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए अफजल खां, ये 1519 में इसको शिवाजी ने क्या कर दिया, इसकी मृत्यु कर दी थी, इसको मार डाला था। ठीक है, जय सिंह और इनके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, किसके नेतृत्व में बंगाल में अलीवर्दी खां को पराजित करके उड़ीसा और चौथ और सरदेशमुखी अधिकार प्राप्त किया गया था। मतलब उड़ीसा में किसने चौथ और सरदेशमुखी वसूला, तो ये वसूलने वाला कौन था, रघोजी भोसले। ठीक है, रघोजी भोसले इसका आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्या है कि रघोजी भोसले को इंटरेस्ट था दक्षिण भारत में, और ये होलकर वगैरह ये सब मालवा में रह गए थे। बाजीराव प्रथम पहला ऐसा पेशवा था जिसने उत्तर भारत की राजनीति में इंटरेस्ट लिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, रघोजी भोसले। रघोजी भोसले ने अलीवर्दी खां के मतलब दक्षिण मैसूर में इतना आक्रमण किया कि वो परेशान होके उसने जो उड़ीसा की चौथ और सरदेशमुखी है वो किसको दे दी थी, रघोजी भोसले को, तो मराठा को देने के लिए तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। हरिहर को हस्तिनावती के नवीन राज्य की स्थापना की थी। हरिहर के द्वारा हस्तिनावती के नवीन राज्य की नगर की स्थापना की थी, ये कहीं नहीं मिलता ये जिक्र। देवराय द्वितीय ने विजयनगर शहर की योजना बनाई थी, ये गलत है। देवराय द्वितीय ने नहीं बनाई थी, हरिहर प्लस बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और उन्होंने अपनी राजधानी इसको बनाया था। तो इसमें जो दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी नरेश ने उड़ीसा के शासक को पराजित कर कालिया नाग की स्वर्ण मूर्ति छीन ली थी और उसे सोमनाथ मंदिर को दान में दे दिया था? तो ये कौन सा कलचुरी शासक उड़ीसा के शासक को पराजित करके, तो ये कौन सा शासक था, लक्ष्मण राज इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। JMP हिस्ट्री से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना परमार नरेश भोज की है? तो श्रृंगार प्रकाश ये भोज की है। काव्य मीमांसा किसकी है? काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। और किसको समर्पित है? महिपाल प्लस महेंद्रपाल, दोनों के दरबार में ये रहा था। ठीक है, तो काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। श्रृंगार मंजरी ये भी राजा भोज की है। शब्दानुशासन ये भी राजा भोज की है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? आंसर बी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी? तो इसमें जो प्रतिहार राज्यपाल के शासक की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो ये विद्याधर के द्वारा की गई थी। विद्याधर ने ये राज्यपाल ने क्या है बिना लड़े महमूद गजनवी से बिना लड़े इसने महमूद गजनवी से के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस बात से क्रोधित होकर विद्याधर ने राज्यपाल की हत्या कर दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा आंसर होगा? तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीमन के अनुसार संग्राम शाह के अधीन कितने किले थे? तो ये 52 किले थे इनको 52 किले की उपाधि भी प्राप्त थी, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। 120, बघेल वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने राज्य का आज़ादी के पश्चात भारतीय संघ में विलय किया? तो ये जो विलय करने वाले जो अंतिम शासक थे वो कौन था? राजा मार्तंड इनके अंतिम शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र नहीं था? गणतंत्र नहीं था। तो ऐसा एक ही राज्य है जो, मतलब राज्य तो और भी हैं, लेकिन जो जो ऑप्शन है इसमें एक ही राज्य जो राजतंत्र हमेशा राजतंत्र रहा है और ये काफ़ी फेमस जनपदों में रहा है। कपिलवस्तु ये गणतंत्र था। वैशाली सबसे बड़ा गणतंत्र की शुरुआत वैशाली से ही मानी जाती है। ठीक है, मिथिला भी गणतंत्र था। तो ऐसा ये मगध इसका सही करेक्ट आंसर है, ये नंबर। ये हमेशा राजतंत्र रहा है और इसके राजा बड़े महत्वाकांक्षी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिलाकंटक और रथमुसलों जैसे शस्त्रों के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये महाशिलाकंटक और रथमुसल। महाशिलाकंटक फेंकने वाले हथियार थे जो फेंके जाते थे, और रथमुसले एक ऐसे युद्ध रथ होता था कि उसमें नुकीले औजार वगैरह निकले रहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जी, इसकी जो शुरुआत है ये बज्जी संघ को हराने के लिए इन जो शस्त्रों की शुरुआत है वो अजातशत्रु ने की थी। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने किस दर्रे से भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने खैबर दर्रे से आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 124, लिच्छवियों के संविधान का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो लिच्छवियों के जो संविधान का उल्लेख देखने को मिलता है वो अट्टकथा में मिलता है। अट्टकथा नामक ग्रंथ है, उसमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का सुंदर प्रतिबिंब है, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? तो ये किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? ये बार्थ के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, मध्यकाल के दौरान भक्ति आंदोलन के राम भक्ति शाखा का भक्तमाल हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय कृति किससे संबंधित है? तो ये भक्तमाल जो कृति है, बेसिकली ये पूछ रहा है भक्तमाल कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? संत नावादास के द्वारा लिखी गई है। तो इसका विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, ख्याल शैली के हिंदुस्तानी संगीत में बहुमूल्य योगदान देने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ख्याल शैली के जो ख्याल शैली को बढ़ावा देने के लिए जो उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया वो कौन है? तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अमीर खुसरो जो हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तानसेन ध्रुपद शैली के जनक कहे जाते हैं, ध्रुपद शैली के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ये इनको हिंदी का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। शहंशाह सर की ख्याल शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, 15वीं शताब्दी में जालौर के शासक अखेराज की संरचना में किस कवि ने कन्नड़ देव प्रबंध की रचना की थी? तो कन्नड़ देव प्रबंध की रचना किसके द्वारा की गई थी? और इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, पद्म नाम के द्वारा की गई थी। क्योंकि कन्नड़ देव इसमें ऑप्शन दिया गया, तो इनके लिए ही ये कविता लिखी गई थी कन्नड़ देव के द्वारा, कन्नड़ देव प्रबंध। तो ये पद्म नाम के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 129, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष में किया था या? तो 1565 में। तो अकबर का ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जो मेन घटना हो। और इबादत खाने की जो स्थापना है वो 1575 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और 1542 में इसने क्या चला था? इलाही धर्म चलाया था, इलाही धर्म। ठीक है, 1586 में इसने क्या कश्मीर को जीता था, कश्मीर को विजित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 पे 18वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने दिल्ली
जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। तो आज का जो आप देखते हो जंतर वगैरह, जंतर मंतर, इनको वेधशाला को जंतर मंतर भी कहा जाता है। तो जंतर मंतर जो आपका देखते हो तो 5 जगह जंतर मंतर आपको देखने को मिलता है। तो ये किन के द्वारा इनको इस्टेब्लिश कराया गया था? तो ये राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था। जयपुर के जो राजा थे जय सिंह, उनके द्वारा ये कराया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 711 में किसके नेतृत्व में दाहिर पर आक्रमण किया था? दाहिर पर आक्रमण किया था किसने किया था? 711 में दाहिर पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये कौन था? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में ये आक्रमण किया गया था, क्योंकि यहाँ दाहिर के द्वारा ये अब्दुल्ला परास्त हुआ था। उसके बाद 712 में जो कासिम को भेजा गया, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया और उसने सफलतापूर्वक इसको सफलता हासिल की अरब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, 1175 में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण कहाँ पर किया था? तो जो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण है वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी यानी मुल्तान किया गया था। और इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, बुरी तरह परास्त हुआ था मोहम्मद गौरी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस समय जो राजा था वो कौन था? इस समय राजा था मूलराज द्वितीय मिलता है, मूलराज, और उसको भीम द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा इसको मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया गया था और मोहम्मद गौरी चला गया था, लौट के द्वारा आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को उपाधि प्रदान की थी। तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। उसको सुल्तान ए आजमस की उपाधि इसको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषताएं थीं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आर्थिक संगठन की इसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी? तो भूमि अनुदान का अंत किया था इसने, सही बात है। इसने खालसा भूमि में जो खालसा भूमि, इसके समय खालसा भूमि में जो अन्य भूमि थी वो परिवर्तित हुई, यानी खालसा भूमि को इसने जो जागीरदार थे उनसे भूमि छीनकर खालसा भूमि यानी सरकारी जमीन में को परिवर्तित कर दिया। तो खालसा भूमि, सरकारी जमीन को ही खालसा भूमि कहा जाता है। दमनकारी प्रणाली अपनाई थी। जैसे अगर कोई चीज़ों को महंगा बेच रहा है या फिर तौल कम कर रहा है तो उसके द्वारा उसकी जितना ही मांस खींच लिया जाता था और मांस खींच के उसको तौला जाता था, ठीक है। तो इस वजह से इसकी दमनकारी प्रणाली भी खतरनाक थी। कपड़ा और पशु बाजार ये भी सही थे, क्योंकि इसकी इजाज़त के बिना ना तो पैसा घट सकता था ना पैसा दाम को बढ़ाया जा सकता था। तो इस वजह से तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 35, 1529 ईस्वी में खानवा के युद्ध के दौरान किसने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था? तो खानवा के युद्ध के दौरान तोमरों ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया था। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? तो मेनांडर की राजधानी कहाँ थी? साकल थी। और इसके द्वारा मेनांडर पर एक ग्रंथ लिखा गया है, मिलिंद पन्नो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये नागसेन के द्वारा लिखा गया है। इसमें नागसेन और मेनांडर के बीच वार्तालाप मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर इसका आंसर। साकल इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किस काल में जारी की गई थी?
तो स्वर्ण मुद्राएं जो हैं सबसे पहले प्रथम बार भारत में जो जारी की गई थी वो हिंदी यूनानियों के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस अफगानिस्तान वाले रीजन में। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 138 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ है? हिंदुस्तान जो शब्द का प्रयोग हुआ है ससानी अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 139 सातवाहन की राज्य की भाषा कौन थी? तो सातवाहन की राज्य की भाषा कौन सी? प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में ही हाल ने जो ग्रंथ लिखा है गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, ये ग्रंथ प्राकृत भाषा में ही लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 अर्थशास्त्र में सड़कों पर का कर वसूलने वाला अधिकारी था। तो सड़कों का जो कर वसूलने वाला अधिकारी था, तो अगर अकाराध्यक्ष की बात करें तो ये खनिज से संबंधित था, खनिज या खान से संबंधित था, मिनरल्स वगैरह देखता था। कूपाध्यक्ष ये वनों से संबंधित था, वनों से संबंधित। सूत्राध्यक्ष ये कपड़ों से संबंधित था, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र से। अंतपालक सीमावर्ती भी कहा जाता है इसको, सीमावर्ती। और प्लस सड़क मार्ग, इसका अधिकारी भी, इसका कर वसूलने का अधिकारी इसी के पास था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और चांदी का सिक्का टका चलाया? तांबे अरबी के सिक्के और चांदी का सिक्का टका और तांबा जो सिक्का चलाए थे वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश सब मुगल सल्तनत काल में पहला जो शासक था जिसने टका और तांबे के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 राजस्व एकत्रित करने में उत्पन्न दोषों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा विभाग निर्मित किया था? तो आचार्य जी किसके द्वारा किया गया था? ये बलबन के द्वारा किया गया था, सॉरी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ये इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, ये वजारत ये वजीर है, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। मुस्तक राज ये जो गुप्तचर विभाग था, ये गुप्तचर विभाग था। तो ये जो डी है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? जैसे कोई कम तोल रहा है किसी को, मतलब ये हमेशा राजा को जानकारी देता रहे। तो इस वजह से इसने ऐसा एक विभाग का इस्टेब्लिशमेंट किया था जो गुप्त तरीके से राजा तक 24 घंटे जानकारी पहुंचाता रहे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। दीवाने ईसा ये लेख का विभाग था, यानी जो मतलब जो राजा के पत्र वगैरह व्यवहार पत्राचार वगैरह का जो विभाग था उसका ये हेड था, दीवाने ईशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो सादा जीवन जीते थे और आम लोगों से उन्हीं की बोली हिंदवी में बातचीत करते थे और योग क्रियाओं में इतने निपुण थे कि को योगी सिद्ध भी कहा जाता था। तो योगी सिद्ध कहलाने वाले या सादा जीवन व्यतीत करने वाले निजामुद्दीन औलिया ही थे। तो इसका आंसर नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मुइजुद्दीन चिश्ती की बात करूं तो इनकी जो दरगाह है ये अजमेर में इनकी दरगाह है और अजमेर में ये काफ़ी इनका जो मेन सेंटर रहा है वो अजमेर ही रहा है। शेख सलीम चिश्ती की बात करूं तो ये फतेहपुर सीकरी में एक्टिव थे और इनकी दरगाह भी वहीं है। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की बात करूं तो इनके नाम पर इनके उस पर कुतुब मीनार बनाया गया है और ये दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
144। 14वीं शताब्दी में संस्कृत रामायण का बांग्ला में अनुवाद किसने किया, जो बांग्ला रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। तो बांग्ला जो रामायण के नाम से वो प्रसिद्ध है, वो किसके द्वारा ये कृति लिखी गई है, तो ये कृतिवास के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्ता माल्यवाद किस भाषा में लिखा गया है। तो आमुक्ता माल्यवाद किस भाषा में लिखा गया है, आमुक्ता माल्यवाद तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और ये किसकी, ये राजकीय भाषा थी, किसकी राजकीय भाषा थी ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। ये राजकीय भाषा, विजयनगर साम्राज्य की राजकीय भाषा थी, विजयनगर साम्राज्य की ये राजकीय भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। निम्न में से किससे दिसंबर 1667 में सूरत में प्रथम फ्रांसिस फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है, ये फ्रांसिस को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोलबर्ट की बात करूं तो कोलबर्ट मंत्री था फ्रांस का, जिसने जो फ्रांस की जो कंपनी है उसको तैयार की थी। इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। डुप्ले एक गवर्नर था, और इस डुप्ले के मन में ही पहली बार भारत पर शासन करने का विचार आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, फ्रांसिस कैरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया की भारत की सामग्री का नया पद प्रदान करने के लिए शाही पद अधिनियम किस वर्ष में पास किया गया था। तो इस जो शाही पद अधिनियम है वो किस वर्ष पास किया गया था, वो 1876 के दौरान पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 148। निम्न में से सुधार संस्थाओं एवं उनकी स्थापना वर्ष में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये नई पे आपको फोकस करना है। तो आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी, 1814 में। मानव धर्म सभा 1844 में सही है। परमहंस मंडली 1849 इसकी एस्टेब्लिशमेंट सही है। और ऑप्शन नंबर डी प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। क्वेश्चन नंबर 149। किस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष रेलवे मेंस यूनियन की स्थापना हुई थी। तो उसका आंसर है 1906। 6 में मेंस जो यूनियन की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। निम्न में से किस विद्वान का है विचार है कि भारत में औपनिवेशिक काल में निरुद्योगीकरण नहीं हुआ। नहीं पे आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि ये नहीं क्वेश्चन गलत करवा देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके जो स्टेटमेंट जे मॉरिस के द्वारा दिया गया है स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।